हमें देते रहे, हमारे बच्चों को यह लाभ मिलता रहे। अगली श्रृंखला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कार्यक्रम के मुख्य विषय की ओर चलते हैं, जिसका उद्देश्य बालकों का चहुमुखी विकास करना है और पेरेंट्स को जागरूक करना है। तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मीरा राकेश जी चौरसिया को। आदरणीय मीरा जी। धन्यवाद कल्पिता जी, and good morning everyone. It's my pleasure to introduce someone who is a true inspiration in the world of education and personal development, Professor Dipankar Vanik. With a remarkable career spanning over 18 years, Professor Vanik has dedicated himself to not only teaching but also shaping the future of countless students. A former lecturer of VNIT and a holder of both BE and ME by research, Professor Banik has an extensive background in education. His expertise, however, goes beyond uh, traditional classroom. He is a seasoned educator in K-12 CBSE mathematics and has been instrumental in training students for national level exam, including JEE and NTA exam. His expertise also extends to aptitude and reasoning-based exams like SCAT, IP-MET, NDA, UPSC, CLAT, and more, where his strategies have helped thousands of students realize their dreams. Professor Vanik's influence is not just confined to the classroom. He is an ample trainer with Macmillan Education, where he trains CBSE school teachers and has been invited as an expert speaker and trainer in over 200 schools and colleges across India. His workshop on topics such as maths, uh, easy, power parenting, career mentoring, and even how to handle gadgets efficiently and effectively have helped transform both students and parents alike. Additionally, Professor Vanik is a content carrier in a tech space, sharing his knowledge and innovative teaching method with a larger audience. Today, we are fortunate to have him with us, and I am sure his insights will inspire and motivate all of us to strive for excellence in every aspect of our lives. Please join me in welcome Professor Dipankar Vanik. Sir. Thank you. कल्पिता जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया मीरा जी। थैंक यू। धन्यवाद मीरा जी। अब मैं मोबाइल एंड स्टूडेंट्स के लिए बोलने के लिए परम आदरणीय श्री दीपांकर जी वनिक जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको, सब बड़ों को मेरा आदर और प्रणाम और बच्चों को मेरा प्यार। सबको जय हिंद। ठीक है, तो आज का कम्युनिकेशन थोड़ा समय सीमा को देखते हुए वन साइड जरूर रहेगा, लेकिन पहली बात तो मैं आप लोग को विजिबल हूं, मेरा प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है और मेरी आवाज आपको सुनाई आ रही है कि नहीं, पहले ये थोड़ा बताइएगा अपने रिएक्शन से। ऑल ऑफ यू। सर, यस सर। यस, बढ़िया। तो आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है मिसेस परम आदरणीय मिसेस चरिता चौरसिया मैम, उनको मैं पिछले विगत करीब करीब 2012, मतलब ऐसा समझिए 12-13 साल से जानता हूँ, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया है जहां पे मैं शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ मोबाइल यूज रादर हाउ टू हैंडल गैजेट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसके ऊपर बोल पाऊं। और जैसे ज्ञान गंगा सीरीज में ये जो बाल महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे जो आदरणीय महामंत्रीगण और जो भी पदाधिकारी है उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। इसका लोगो जब मैं पढ़ रहा था, हौसलों की उड़ान, तो मैं 2 लाइन बोलते हुए डायरेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आऊंगा ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। सो हौसलों की बात जब होती है तो मुझे राहत इंदौरी साहब का जो लाइन याद आता है। मैं
पेश करता हूं आपके सामने ये दो लाइन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। महक मतलब खुशबू, गुल मतलब फूल। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचिया मतलब ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ। ये कैचिया क्या खाक रोकेगी हमको उड़ने से? हम पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। तो हमारी उड़ान हौसलों से होती है। और आज के तारीख में ये हौसला बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों में, ताकि ये जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो हमारे पूरे जनरेशन को, है ना, घेर में ले चुकी है, इससे हम जूझ पाए। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? लेट मी स्टार्ट। लेट मी शेयर माय पीपीटी and let me go यस सर। ahead with today's series, right? So here we go. How smartphones are changing our brain, life and career. और इसमें एक एड ऑन रहेगा। मेरे पास समय सीमा जो मैम ने बताया है, एक करीब करीब 45 मिनट्स का है। मैं राइट सरिता मैम? थोड़ा इसको कंफर्म कीजिएगा। सर टिल 11:45, मतलब 1 घंटे तक आप अपना सेशन ले सकते हैं, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी मेरे पास 1 आवर है। मैंने इंडेड 45 मिनट्स को मेटिकुलसली प्लान किया, तो 1 आवर है, तो मैं और इत्मीनान से कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। सो हाउ टू हैंडल स्मार्टफोन्स। वी से स्मार्टफोन्स बिकॉज आपको ये पता ही होगा कि आप जो बोल भी रहे हो अपने मम्मी से, अपने डैडी से, वो भी आपका स्मार्टफोन सुन रहा है। आप जो हरकतें कर रहे हो उसको भी गूगल असिस्टेंट और कुछ ऐसे वहां पे सेंसर्स है जो आपको सेंस करके आपका पूरा बायोडाटा, आपका केवाईसी, है ना, नोइंग योर किड, नोइंग योर चाइल्ड, सब कुछ जनरेट कर ले रहा है। सो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, आज का एजेंडा ये है कि ये एडिक्शन, ये जो स्मार्टफोन की जो आदतें हैं, ये दिन प्रतिदिन इतनी जो बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे बच्चों पर, है ना। मेरा बेसिक कंटेक्स्ट यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि ये बाल महोत्सव है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग बच्चे के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य है, ये हमारी नींव बनाने वाले हैं, आने वाले जनरेशन। आज हम जब इंटरनेट की बात करते हैं और मोबाइल की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, इसको एक वर्ड से हम बोल सकते हैं। उस वर्ड का नाम है एआई। एआई का फुल फॉर्म, आप लोग जिनको रिप्लाई करना है तो एक ही अभी जरिया है आपके पास, आप चैट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। बट मेरा ऐसा मानना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एआई आज के तारीख में, आप मेडिकल में जाइए, बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, है ना। चाहे वो आपका एमआरआई करना हो, चाहे आपको कोई टेस्ट करना हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए, आजकल विदाउट मैन ड्राइवर वाला व्हीकल आ गया है। फाइनेंस, सोशल मीडिया, गेमिंग, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आजकल जो वो जो स्प्रिंकलिंग किया जाता है ना, फर्टिलाइजर का, वो ड्रोन्स के थ्रू किया जा रहा है। तो एआई ग्रेजुअली इवेंचुअली सभी चीज अपने हाथ में ले ले रहा है। बट मेरा एक स्पेशल मानना है, और शायद आप लोग भी मानोगे, अगर एआई वर्सेस एचआई बोला जाए, अब ये एचआई क्या चीज है? एचआई का फुल फॉर्म है, बोलिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो कौन बड़ा है? सिर्फ आप लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, एचआई बड़ा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो स्वाभाविक रूप से मतलब ईश्वर ने हमको दिया, है ना, और एआई जिसे इंसान ने बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रोबोट्स भी बोल सकते हैं, रोबोटिक या ऑटोमेशन बोल सकते हैं। कौन सा बड़ा हो सकता है? देखते हैं चैट बॉक्स में आप लोग क्या लिखते हैं। एचआई बड़ा कि एआई? हु इज बिगर? लेट मी फाइंड आउट। वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख रहे एचआई, कुछ बच्चे लिख रहे एआई। देखिए एआई लिखने वाले की तादाद कितनी बड़ी हो गई। मतलब इंसान ये भूल गया कि जिस चीज को उसने पैदा किया वो उससे बड़ा बन जाएगा, बन सकता है, ऐसा उसको लगता है। देखिए इसका आंसर एकदम नेचुरल बात है कि सबसे बड़ा एचआई होगा, एचआई से बढ़कर कुछ नहीं होगा। इसका हम प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने एआई से आगे बढ़ते हैं। एआई का लेवल अभी इतना बढ़ गया है कि माँ के कोख में जन्म होने वाला बच्चा भी अभी कहाँ पे जन्म होगा? बाहर की दुनिया में जन्म। ये आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपके बच्चों को, है ना, मैं इसका इसका ये कर, अभी देखिए, ये वोम है, माँ की जो कोख जिसमें हम सबने जन्म लिया है,
ये आर्टिफिशियली बाहर पैदा बनाया गया, जिसमें जो कल्चर है, न्यूट्रिएंट कल्चर, माँ की कोख में जब बच्चा वो पानी में घूमता है ना, वही कल्चर इसमें भी क्रिएट किया गया। ये यूरोपियन कंट्रीज, जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ये शुरू हो गया। पीपल आर गोइंग इनफर्टाइल, और यहां तक कि बच्चा जब पैदा होगा उसके दिमाग में चिप करके मोबाइल के थ्रू उसका प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं उसके दिमाग में। जापान, बल्गेरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो इस लेवल पे हम लोग एआई को देख रहे हैं कि हमारा बच्चा भी, है ना, मशीन की तरह पैदा होने लगेगा, जो बहुत बुरी बात है। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं इस पे आगे बढ़ूं, ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये इनको पूरी दुनिया जानती है, कौन है बेटा, इनका नाम लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए, यानी उसका एब्रीविएशन, जैसे शाहरुख खान है तो SR के। ये कौन है? ये है आमिर खान जी। सो आमिर खान जी क्या बोलते हैं, मैं अपना ऑडियो ऑन कर रहा हूं, आप सुनिए। आई होप जब मैं ऑडियो ऑन करूंगा अपने PPT का तो सबको सुनाई आएगा। सिर्फ एक 30 सेकंड का वीडियो है, आप ध्यान से सुनिए, प्लीज फोकस ऑन द वीडियो। अच्छा ये बताइए, जब से मैंने फोन बंद किया आपको सुनाई आया मैम? ये सुनाई आया जब से मैंने फोन बंद किया ताकि मैं वीडियो सुना पाऊँ? सर वीडियो नहीं सुनाई दिया है। अच्छा, वीडियो नहीं सुनाई दिया, तो वीडियो की शेयरिंग जो होस्ट है वो बता सकते हैं क्या कैसा है? अच्छा चलिए मैं खुद बोल के दिखाता हूँ टाइम को देखते हुए, है ना। आमिर साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनिए ध्यान से, है ना। ये वीडियो की शेयरिंग के लिए मेरे ख्याल से जब से मैंने फोन बंद किया है, आमिर सर बोल रहे हैं मेरे लाइफ में परिवर्तन कितने आए। मतलब 2 साल में जब उन्होंने मोबाइल फोन को बंद किया है ना, तो वो बंद करने की वजह से आमिर साहब बोलते हैं कि मेरी जो रचनात्मक है, मेरी जो सृजनात्मक है, मेरी जो क्रिएटिविटी है वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गई। मैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर और अच्छा सोचने लगा, मैं इंडिड और बेहतर काम करने लगा। मेरे मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने लगे फिर से एक अरसे के बाद। मैं अपने फैमिली में वाइफ को माता जी को, अपने बच्चों को और फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको हेल्दी समय देने लगा। और मेरा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ग्रो हुआ, ऐसा आमिर साहब खुद बोल रहे हैं एक कोई तो भी लीडर स्टॉक में। ये कौन है बताएंगे? आज की तारीख में ये बहुत बहुत बड़े बज है, और टीनेजर्स इन लोग को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं बिकॉज इनकी उम्र ही है 18 साल। ये है द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के विनर 2024 के, जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे कर दिया, है ना। नाम है इनका क्या, देखते क्या लिखते हैं आप लोग? गुकेश, वेरी गुड। ये गुकेश जी क्या बोलते हैं, अगर मैं सुनाई तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। गुकेश जी बोलते क्या है, आई डोंट हैव एनी सोशल मीडिया हैंडल्स, एज इन जो फेसबुक होता है या फिर आपका इसको भी हम लोग, I don't have any social media. My phone do not have. They have some handles, but my team is handling on my behalf. मैं खुद यूज नहीं करता। मैं अगर कुछ यूज करता हूं तो फिर YouTube में गाने देखता हूं फॉर गेटिंग माई सेल्फ फ्री, है ना। ना ही इंस्टाग्राम, ना ही ट्विटर, है ना, ना ही फेसबुक, सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। ऐसा गुकेश जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समटाइम आई लाइक टू बी ऑन यूट्यूब जस्ट फॉर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, जस्ट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये बंदा 18 साल की उम्र में वर्ल्ड के एक बहुत बड़े मंजिल को, एक मुकाम को हासिल किया है, तो उसका रीजन क्या है? उनके दिमाग में जो गार्बेजेस भरे जाते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो, है ना, जो भी है ना, लिंक्डइन हो, इंडेड, है ना, यूट्यूब हो, ये सबसे जो गार्बेजेस है उसको पहले ही इन्होंने स्क्रीन कर लिया। और इनका फोकस चेस जो बहुत दिमागी कसरत से होता है उसमें ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचा नाम हासिल किया। तो चलिए देखते हैं कि ये मोबाइल की उपज कैसे हुई, इसका इतिहास देखते हैं, है ना। अच्छा पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप लोग को मजा आ रहा है सुनने में? सो इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दिस सेशन, यू आर फाइंडिंग सम फन इन इट, F फॉर फन लिखिए या फिर I फॉर इंटरेस्ट लिखिए। F फॉर फन, I फॉर इंटरेस्ट। आपको मजा आ रहा है बेटा? आर यू एंजॉइंग? यस सर, फन, फन, ग्रेट। F and I कुछ लिख रहे हैं बच्चे, F and I, फन एंड इंटरेस्टिंग। तो मोबाइल का जमाना तो अभी आया आपको दिखता है, लेकिन इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से, इसका बहुत बड़ा संबंध हमारे परिवार से भी है। पहले हम दो, हमारे 1 डजन हुआ करते थे, मतलब 1 डजन बच्चे। फिर हम दो हमारे आधे डजन पे आए, फिर हम दो हमारे 2 पर आए, है ना, 80s में, है ना। फिर ये आजादी के बाद का सीन है, 47 के बाद। फिर हम दो हमारे 1 आए,
मुझे यकीन है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिंगल किड होंगे। फिर ऐसे आए जिनको डिंक ग्रुप बोला जाता है, कि हम दो, हमारे कोई नहीं, मतलब हम मियाँ बीवी कमाएंगे और खुश रहेंगे। दे आर नॉट एमबीबीएस। एमबीबीएस मतलब मियाँ बीवी बच्चों समेत वो खुश नहीं रहना चाहते, वो सिर्फ मियाँ बीवी बन के रहना चाहते। और 2023 में तो हाइट हो गई कि बच्चे लोग शादी भी नहीं करना चाहते, लोग क्या करना चाहते हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये सब का श्रेय जाता है ये जो मीडिया है, जिसके थ्रू हम बात कर पा रहे हैं, जो हमारी बेनिफिट है। आज मैं नागपुर में बैठ के आप सब तक पहुंच पा रहा हूं, इसका रीजन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। बट अभी का जो जनरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे चले गया। वो बोलता मुझे दो जन की भी जरूरत नहीं है, इट्स मी माई सेल्फ एंड आई, जो है मैं ही, है ना। मस्त मौला है, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये अकेलापन बच्चों के लिए इतनी बड़ी बीमारी बन रही है, पूरे देश विदेश में, भारत में भी आया है, हम बताते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जापान जो पृथ्वी वर्ल्ड का सबसे डेवलप नेशन है, वहां पे हाल ही में एक डिजीज बहुत प्रीडोमिनेंटली पाया गया लोगों में। उस डिजीज का नाम है हिक्कोकोमोरी। क्या नाम है बच्चों? हिक्कोकोमोरी। हिक्कोकोमोरी इज अ जापानीज नेम। ये मॉडर्न डे हर्मिट्स बोला जाता है। ये कोई साधु संत नहीं है या फिर कोई योगी नहीं है कि जंगल में जाके एकांत में ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका पूरा फोकस गैजेट में इतना बढ़ गया कि इनको लोग पसंद ही नहीं आते। और इनको जब लोग पसंद नहीं आते तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, ये घर में अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हैं और वो अपना समय गैजेट के साथ अपने साथ बिताते हैं। उनको लोगों से दूर, मतलब पास जाना पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं है। ये जापान में यूथ में इतना बढ़ गया कि जापान में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस करके एक मिनिस्ट्री बनाया गया, मतलब अकेलापन का मिनिस्ट्री, मंत्रालय जिसको बोल सकते हैं। और जिसको टैकल करने के लिए उन लोग जूझ रहे हैं। इंडिया में हिक्कोकोमोरी के अब तक के 8 केसेस पाए गए हैं। और ये 8 के कब 800, कब 8000, कब 8 लाख हो जाएंगे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली मोबाइल पे रहते हैं। अब इसका दूसरा साइड है ना, ये थोड़ा बिट डार्कर साइड है। पहला वाला ठीक था, चलो अकेलापन, लेकिन ये तो बहुत ही डेंजरस है। आपने कभी सुना है एक गेम, 2000 शायद 15-16 की बात है, जिसका नाम है ब्लू वेल गेम। वो आपको ना 50 कुछ चैलेंजेस देता है ना। जैसे आपको 4:20 को उठना है, हॉरर वीडियो देखना है, आपको अपने चैलेंजेस देता है बच्चों को, है ना। आपके अपने आर्म्स को ऐसा ब्लेड से कट करना है ना। आपको क्या बोलते, कहीं से कूदना है, ऊंची जगह से कूदना है। ऐसा कर करके अलग अलग टास्क करते करते, लेबल करते करते, आखिर में बच्चों को मजबूर करता है कुछ ऐसी एक्ट करने में जिससे वो अपने जान से हाथ धो बैठे। इसको बनाने वाला जो पर्सन है वो मात्र 22 साल का एक रशिया का बंदा है। और ये रशिया के बंदे का नाम है एक ये फिलिप का बुडिकिन करके एक बंदा है, जिसने इस साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के बाद उसको निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? उसके कॉलेज से निकाला गया। और उसने बदले की भावना में ये ब्लू वेल गेम्स निकाला। और ब्लू वेल्स ने उस साल से लेके 2 साल तक जब चला तो करीब करीब 50 लोग इसके शिकार हो गए। और 2000 शायद 19 या 17 की बात है, साउथ के कुछ 2 बच्चे भी इसके शिकार हुए, है ना, इंडिया से। और इसका प्रोपेगेंडा भी बहुत हुआ। तो ब्लू वेल जैसे सुसाइड चैलेंज वाले गेम अब एक नहीं सैकड़ों आ चुके हैं, जिसको हम लोग गूगल प्ले स्टोर बोलते हैं, उसमें सैकड़ों आ चुके हैं। और ये गेम सबके लिए डेंजरस है, सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी डेंजरस है। इसका रीजन ये है कि अकेलापन का, ऐसे गेम्स खेलने का, ये जो वक्त था जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठ के शेयरिंग का समय निकालते थे, ये मोबाइल की वजह से इतना कम हो गया कि आज आप खाते वक्त भी देखना सबके हाथ में अपना मोबाइल रहता है। और आप अपने खाने से ज्यादा मोबाइल पे ध्यान देते हो। अपने जो नियर एंड डियर वंस है उन पे तो ध्यान तो बहुत दूर की बात है, आपका जो खाना है जिससे आपका शरीर बनता है उस पे भी आपका ध्यान नहीं रहता। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये भी रातों रात डेवलप नहीं हुआ। ये जो अकेलापन है ये भी रातों रात डेवलप नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना, हम दो हमारे एक दर्जन से लेके जो सफर शुरू हुआ, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक भी नहीं, और फिर हम ही हम है, जो है हम है। तो ये जो जनरेशन है, हम है, जो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर उसको बोला जाए तो वो अपनी मन की करने की कोशिश करता है। ये जनरेशन को हम लोग अल्फा जनरेशन के रूप में देख। तो 1930 से 30s में आप देखो टीवी का जो फॉर्मेट था वो कैसा था।
50s में कैसा था, 60s में, 80s में, 2000 में। आपको याद होगा 2000 में जब शायद 1999 में फिफ्थ पे कमीशन ऐसा कुछ लगा था, तो सबने टीवी ली थी कुछ इस प्रकार से, टीवी ओनिडा की, सैमसंग की, ऐसे टीवी निकलती थी। और 2010 तक हम लोग थोड़ा सा और यू नो इलेक्ट्रॉनिकली मोर इवॉल्व हम लोग टीवी देखने लगे। इसी प्रकार से मोबाइल का जो इंसेप्शन हुआ 1983 में हो चुका था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी मोटोरोला, उसने अपने आप को डेवलप करते 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 1998 में, 1996 में मोटोरोला ने फ्लैप वाला मोबाइल निकाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैप वाला मोबाइल है ना, देयर इज अ फ्लैप मोबाइल, दिस इज अ फ्लैप वाला मोबाइल। फिर वो डेवलप करते 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 एक नई कंपनी आई 1998 में, नोकिया। और नोकिया का ये वाला मोबाइल, ये इतना तगड़ा मोबाइल हुआ करता था कि लोग बोलते हैं अगर झगड़े में किसी को इसको फेंक के भी मारे, इसका मिसयूज बोल सकते हैं, तो उसके सर पे चोट लगने से खून निकल आएगी, या फिर ये कहीं से गिरे तो भी डिसमेंटल होगा लेकिन वापस जोड़ के इसको चालू कर सकते, इतना रॉबस्ट इसका डिजाइन है ना। इसका इस्तेमाल मुझे यकीन है हमारे आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब में सारे जो हमारे जो मेंबर्स है उन्होंने सबने कर चुके, जो पुराने लोग हैं, हमारे एज के जो लोग हैं, है ना, सबने यूज किया। फिर धीरे धीरे ये नोकिया ने अपने आप को डेवलप करते करते थोड़ा सा और डेवलप हुआ। इसमें आप देखो फिर एक नया डेवलपमेंट आया ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी उस वक्त का एप्पल जैसा माना जाता था, है ना, ब्लैकबेरी बहुत बस था उस वक्त, हमारे वक्त 2005 में। और फाइनली सोनी पिक्चर में आया, और फिर सैमसंग आया, और उसके बाद एंड्रॉइड आ गया, है ना। क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो वो मार्केट शेयर में अभी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया, मतलब उसका मार्केट शेयर बहुत कम हो गया। अभी नोकिया का कोई जानता नहीं, अभी सैमसंग को, वन प्लस को, है ना, आईफोन को, है ना, इन सबको जानता है। इसका मतलब अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये मोबाइल कंपनी अपने आप को अपग्रेड क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। पहले हम लोग हफ्ते में या महीने में एक बार मुश्किल से बाहर, पहले तो साल भर में 6 महीने में एक बार जाते थे, फिर महीने में एक बार बाहर खाने जाते थे, फिर ऐसा हुआ एक हफ्ते में एक बार जाने लगे, अभी 3 टाइम के खाने में रोज क्या एक टाइम बाहर खाना हम खाने लगे। तो कस्टमर का जो नीड है उसको केटर करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का इवोल्यूशन इतना ड्रामेटिकली ड्रास्टिकली हुआ कि मोबाइल आज आप लोग का बिना मोबाइल के आप लोग चल नहीं सकते। उसको हम लोग सेकंड वाइफ भी बोलते हैं, है ना। अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी फर्स्ट वाइफ उसकी बीवी, उसकी सेकंड वाइफ वो मोबाइल बन जाता है ना। बच्चों का सिबलिंग एक एडिशनल सिबलिंग बन जाता है, उसका भाई उसका दोस्त बन जाता है। तो मोबाइल बिना बिना काम चलता नहीं है। पहले मोबाइल वैटसन के जमाने जब नया नया निकला था, वो बेसिक कम्युनिकेशन एक मैसेज देने के लिए हुआ करता था। ग्रेजुअली इवेंचुअली 1876 से लेके अभी तक के अगर आप सफर देखोगे, पहले हम लोग टेलीग्राम के थ्रू या फिर चिट्ठी के थ्रू फिजिकल फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, फिर हम लोग ग्रीटिंग्स के थ्रू करने लगे, अभी स्माइली के थ्रू करने लगे, अभी तो वीडियो कॉल्स आ गए, अभी वर्चुअल रियलिटी सामने आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, जहां पे आपका फिजिकल डिजिटल फॉर्मेट जाके किसी के सामने मटेरियलाइज होगा और वो उसको विश करेगा कि हैप्पी बर्थडे, है ना, या फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इस लेवल तक के हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। और ये डिजिटलाइजेशन होने का रीजन एक वर्ड में अगर हम बोले, उसका रीजन है एक्सपेक्टेशंस। आप देखिए बच्चों की, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे खुद के मम्मी डैडी से, मम्मी डैडी का हमारे से, टीचर लोग का हमसे, ये ना बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना। 1990 में हमारे वक्त सिर्फ ग्रेजुएट होना, मेरे पापा के वक्त तो 10th पास हो गए तो बहुत बड़ी बात थी, 10th पास वाले को बुला बुला के गवर्नमेंट जॉब देती थी, ऐसा मैंने सुना है ना। आई होप दिस इज करेक्ट। मेरे पापा, मेरे लोग बोलते थे, मैं 9वीं कक्षा पास होने के बाद मुझे ऑफर आने लगेंगे भारत सरकार के अलग अलग यूनिट से, है ना। मेरे पापा ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया है, जीएसआई, है ना। 1990 तक आते आते तक ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी जॉब मिल जाए ये बहुत है। लेकिन 2020 जस्ट कोरोना के वक्त का सीन बताता हूँ कि इंसान एमबीए होने के बाद भी जॉबलेस है, या 15-20-25 हजार का जॉब करता है अगर वो मीडियोकर कॉलेज से है। अगर आईएम से और बड़े टॉप नॉच बी स्कूल से है तो शायद उसको एक अच्छा जॉब भी मिल जाए, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। नाउ बेसिकली हम लोग को गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज हमारा एकेडमिक लोड बढ़ गया, हमारा करियर का लोड बढ़ गया, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ गए, तो हमारे पास
तीन जो शक्ति डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लैटरल थिंकिंग की स्किल्स, है ना, क्रिएटिविटी जिसको बोल सकते हैं, और डिजिटल लिटरेसी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज हम लोग ऑनलाइन जो वर्कशॉप ले रहे हैं, हाउ टू हैंडल गैजेट्स, व्हाट आर द शॉकिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट मोबाइल एंड साइबर सिक्योरिटी, ये जो चीज है, ये अपडेट आपको क्यों किया जा रहा है? ये आपको आपके जो डिजिटल लिटरेसी में बहुत काम आएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल लिटरेसी विच अवर बाल महोत्सव इज ऑफरिंग यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल वर्ल्ड कोरोना के बाद से शूट अप हो गया, ये आप लोग सब एग्री करते हैं कि नहीं? उसके पहले ठीक ठाक था। डू यू एग्री? राइट ए फॉर एग्री। कि हमारा 2019 तक, जब तक के इंटरनेट भी ओके ओके था, भारत की बात की, और ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन ज्यादा प्रीडोमिनेंट था, लेकिन 2020 के बाद से हुआ क्या, कोरोना ने मजबूरी में एक नई पैरेलल एजुकेशन सिस्टम को जन्म दिया। एक एजुकेशन सिस्टम है स्कूलिंग, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, और एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है कोचिंग, जो आप लोग स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जाते हैं। और तीसरा अभी बन गया एडटेक कंपनीज। फॉर एग्जांपल कुछ नाम लेना चाहूंगा, बायजूस हो गया, हालांकि बायजूस डाउनफॉल में है, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया, अभी फिजिक्स वाला है। तो ऐसे काफी कंपनीज बूम हो गए, है ना। बच्चे लोग कोचिंग से ज्यादा घर पे बैठ के अपने टैब में, अपने मोबाइल में ये देखने लगे क्या, अपने जो एजुकेशनल वीडियोस है। परफॉर्मेंस का प्रेशर किसको नहीं है? आपको लगता है सिर्फ बच्चों को है? बच्चों को तो एकेडमिक का है, बड़ों को अपने जॉब में परफॉर्मेंस का है, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये परफॉर्मेंस है कि उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको कोई बात करे, उनको कोई शेयर करे। तो प्रेशर इज एवरीवेयर, कंपटीशन इज एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर ऑफ द टीनेज ग्रुप, या फिर आप अडल्ट ग्रुप में हो। अडल्ट में वर्क प्लेस में प्रेशर होता है, तो एल्डरली लोग को रिकॉग्निशन, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम में उनका अपना प्रेशर बना रहा है। सो ये प्रेशर एक्चुअली होता कहाँ पे? प्रेशर आपके ब्रेन में होता है। अब ये जो ब्रेन है, उसका मोबाइल से क्या संबंध है, वो भी हम लोग देखेंगे। ब्रेन में किस चीज का प्रेशर होता है? कि हर एक बच्चे को बनना है सुपर किड। सुपर किड मतलब माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा टॉप करे स्कूल में, मेरा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा करे, अच्छे से क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी गेम उसका पसंद है ना, आउटडोर गेम्स। मेरा बच्चा डांस करे, है ना, मेरा बच्चा अच्छे से गाए, मतलब उसको ओवरऑल सुपर किड बनाना चाहते है ना। उसको हम लोग बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब सब कुछ उसको थोड़ा थोड़ा आएगा, बट किसी में मास्टरी नहीं आएगी। अब हस्बैंड वाइफ, माता पिता को एक दूसरे पर अपेक्षा है ना। हस्बैंड सोचता है वाइफ ये कर ले, वाइफ सोचती है हस्बैंड ये कर ले। और सुपर एम्प्लॉय बनने की जो जद्दोजहद है, सबको चाहिए कि उसके जो की परफॉर्मेंस एरियाज है वो बेस्ट हो, और उसको बेस्ट रिवॉर्ड मिले, उसके अप्रेजल्स हो। तो सब पे प्रेशर है, और प्रेशर किस पे है? ब्रेन पे है। जैसे आप जानते हैं, दो प्रकार के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन आपका गणित करता है, मैथ्स करता है, और राइट ब्रेन इमोशन करता है। ये दोनों ब्रेन के साथ जो खेलता है, वो आपका गैजेट खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है ना। अब हमको ये समझना है कि गैजेट्स पे जाने से पहले ये हमारे चार हॉर्मोन्स को इफेक्ट करता है। हमारे ब्रेन के जो चार हॉर्मोन्स है, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, डोपामिन जो है, जैसे इसको रिवॉर्ड केमिकल बोला जाता है। ब्रेन में ये सब केमिकल का ये सिक्रेट करता है, एक तरीके से एक द्रव्य है, एक व्हाट वी से एक हार्मोन है, जो हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकली वो सिक्रीट होता है, एक्चुअल में सिक्रीट होता है। तो डोपामिन क्या कब सिक्रीट होता है बच्चों? जब आपको कोई फूड खा के, जैसे गुपचुप खा लिया, तो आपको अच्छा लगा, है ना, आपने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, वाव फैक्टर आ गया। ये सबका संबंध इंटरनेट से है, मोबाइल से, इसलिए इसको बैकग्राउंड हम दे रहे हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। डोपामिन ये हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या हो गया? जैसे आपकी मम्मी ने आपको हक किया, बेटा बहुत मेहनत करता है, कितना अच्छा है तू, मेरा लाडला बेटा है ना। सोशल लिंक करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, है ना। सो एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स है, उनके द्वारा प्यार पाना, उनको प्यार देना, तो लव हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन्स क्या होता है? जैसे आप देखना, कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने वर्कआउट किया, जिम किया, एरोबिक्स किया, है ना, योगा किया, तो आई फील सो रिलीव्ड। तो एंडोर्फिन्स आर द पेन किलर, नेचुरल पेन किलर। जहां पे आपने कोई एक्सरसाइज कर लिया, कोई कोई एक्टिविटी कर लिया, कोई म्यूजिक सुन लिया, तो आपको एंडोर्फिन रिलीज होता है। और एक सेरोटोनिन होता है, जो नेचुरली आप, जो नेचर के साथ जब आप जाते हो, अचानक आप बहुत दुनियादारी से बहुत कुछ दिन के लिए मान के चले फ्री होना चाहते हो, तो आपने कोई मेडिटेशन कैंप में चले गए, है ना, कहीं आप घूमने चले गए,
है ना, तो वहां से सेरोटोनिन मिलता है। ये चारों चीज को अफेक्ट करता है हमारा मोबाइल। अब देखिए, आपके पापा के पापा, मतलब दादा परदादा से अब तक के जो सफर है वो कुछ इस प्रकार से है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एज सच गैजेट्स या फिर मशीनरीज बहुत कम थे। फोर्ड करके कंपनी थी, है ना, तो फोर्ड करके कंपनी से जो शुरू हुआ कार का डिजाइन, फिर वो टोयोटा में आया, फिर अभी टेस्ला जो हमारे एलॉन मस्क का है, और अभी टेस्ला ने हाइट ऑफ यू नो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो उन्होंने टेक्नोलॉजी की हाइट की वो है ऑटोनोमस व्हीकल्स, मतलब फ्री फ्रॉम ड्राइवर्स। यहां तक के सफर तय हुआ फ्रॉम 1939 वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 2016 तक, है ना। फिर हमारे जो चॉइसेस है गेम्स के वो भी बदले। रोलर स्केट से शुरू होके अभी फिजेट स्पिनर आ गया। फिजेट स्पिनर सब बच्चे जानते होंगे। आपने आजकल वो हॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना कि जैसे क्या था वो स्पाइडर मैन या जो भी मूवीज होगी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दैट मूवीज। सो वो उसमें वो खड़े होके ऐसा उड़ता है, तो जैसा फिजेट स्पिनर, है ना। और स्मार्ट स्पीकर्स तो आ गए, अलेक्सा आ गया, है ना, आप उससे बात करके आप अपने चॉइस बता सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो। तो इस लेवल तक के ये जनरेशन डेवलप हुआ। तो हमारा जनरेशन, मतलब हम जो जनरेशन में, जैसे मैं जेन जी जनरेशन में हूं, और मैक्सिमम बच्चे अभी जो है वो अल्फा जनरेशन में आ गए। अल्फा जनरेशन के बच्चों को ज्यादातर चीज ऑन पेपर पसंद नहीं आई, ऑफ पेपर पसंद आती है। उनको कोई भी चीज जो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिजिटल, दैट अपील्स देम मोर देन व्हाट इज फिजिकल। तो आप देख सकते हो उनका लर्निंग स्टाइल वर्चुअल हो गया। आप देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, है ना। उनका जो आइकनिक कार है वो अभी उनको कार चलाना भी रास नहीं आएगा, ऑटोनोमस हो गया। आइकॉनिक टॉयज फिजेट स्पिनर हो गया। लीडरशिप स्टाइल, उन लोग को मोटिवेशनल हमेशा उनको पुश करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है ना। दे आर लाइक, क्रिएटिविटी उनकी बड़ी है, बट दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स टूल्स, दैट इज एआई ड्रिवन टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। नेचुरल टूल्स उनके पास एक भी नहीं है। पहले कुछ प्रोग्राम्स देखते थे, ब्रेन को कुछ प्रोग्राम से सर्व कर किया जाता था दूरदर्शन में, है ना, श्रीमान श्रीमती, नुक्कड़, बुनियाद। लेकिन आज नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके चारों हॉर्मोन्स को बैडली डिस्टर्ब कर रहा है। कोई भी हार्मोन को चैन से डेवलप होने नहीं दे रहा है। सो नेचुरल जो ग्रोथ है ब्रेन की वो स्टक हो गई बच्चा। और इसका रीजन है नेटफ्लिक्स में अनसेंसर्ड चीजें परोसी जा रही है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर चाहे प्राइम वीडियो हो, नेटफ्लिक्स हो, है ना, इंडिड यूट्यूब अभी पेड वाला वर्जन जो है, इसमें ऐसे ऐसी चीज परोसी जा रही है जो मेरे को बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि इसके ऊपर ना कंट्रोल पेरेंट्स का है ना खुद बच्चों का है। कई सारे ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें बहुत सेंसुअल चीज, बहुत पोर्नोग्राफिक चीज, बहुत मतलब क्रिमिनल चीज सर्व किया जा रहा है, और ये बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर टीथर्ड, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टुवर्ड इट। और पेरेंट्स लोग को लगता है नेटफ्लिक्स में ही तो देख रहा है, कोई सीरीज ही देख रहा होगा, अपना माइंड फ्री कर रहा होगा। बट आपको नहीं पता उसमें कितने सारे अनसेंसर्ड चीजें हैं। तो गाइस, हम लोग जो जनरेशन में एंटर कर चुके 2025, वो है जेन अल्फा जनरेशन। और इसके पहले वाला जनरेशन अगर देखोगे, वो हमारे बुजुर्ग के बुजुर्ग और हम, वो मिलेनियर और जेनजी थे। तो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, ये अभी आउटगोइंग है। अब जो हैपनिंग है वो जेन अल्फा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे मोबाइल फोन के जो प्रॉब्लम्स है। आपकी जानकारी के लिए, आप जब सुबह उठते हो तो ज्यादातर आप क्या करते हो? ऐसे करके रामदेव बाबा जैसे ऐसा हाथ रखते हो, या फिर एक ग्लास गर्म पानी पीते हो, या फट से वॉशरूम जाते हो, या फिर ब्रश योर टीथ करते हो, या फिर आप फट से मोबाइल देखते हो, भाई आज क्या है मोबाइल। सो एज पर रिजल्ट, आप मानोगे नहीं। आप देख सकते हैं डायग्राम, ये डायग्राम का अधिक अधिक जो अंश है 44%, वो ये कलर का है। इसको पाई चार्ट बोलते हैं। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। बड़े बड़े जो कंपनीज है उसमें पाई चार्ट हिस्टोग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। आप देख सकते हैं 44% को ये क्यूरोसिटी रहती है, भाई कौन सा व्हाट्सएप मैसेज आया, इंस्टाग्राम के पोस्ट में लाइक आया कि नहीं, है ना। सो 61.4% adult across world are now, addicted to smartphones while they wake up in the morning. So yes class, नाउ कम्स सम आई ओपनर्स। आपको पता है आप सभी एक वर्चुअल डिजीज से पास हो रहे हो। ये डिजीज के बारे में ना कोई डॉक्टर बात करता है, ना माता पिता करते हैं, ना टीचर बात करता है।
वो डिजीज का नाम है। अच्छा, पहली बात थोड़ा सा, क्योंकि वन साइडेड है ना, तो मेरे को देख लेते हैं। पहली बात बताइए, आप लोग को मजा आ रहा है? आर यू गेटिंग द फन, एफ फॉर फन, और आर यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, आई फॉर इंफॉर्मेशन? एफ फॉर फन लिखिए, आई फॉर इंफॉर्मेशन। आर यू एंजॉयिंग द एंटायर थिंग? क्योंकि हम अभी बहुत टेक्निकल चीज से आए, इंटरेस्टिंग। थैंक यू ईशानवी, छवि, थैंक यू सलोनी बेटा, थैंक यू पूजा। चलो, अब नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है बच्चा? नोमोफोबिया होता है, अगर आप गूगल करोगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। नोमोफोबिया जो है वो ऐसा है, द एवरेज स्मार्टफोन यूजर चेक्स देयर डिवाइस 80 टाइम्स अ डे। ये स्मार्टफोन को हम लोग 80 टाइम्स अ डे चेक करते हैं। और कितने सारे क्लिक्स होते हैं पता है एक दिन में? 2617 क्लिक्स। कैन यू इमेजिन? इसके वजह से आजकल हम जैसे बड़ों को भी कंधा दुख रहा है ना, स्पाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों के फिंगर्स में आजकल मैं देखता हूँ वो कुछ पट्टी बांधे हैं, है ना। सो आप लोग के पास डिजिटल वेलबींग चेक करने का तरीका होता है ना, जो हम लोग बात करेंगे अभी। अगर आप देखोगे एवरेज में 2 घंटे 15 मिनट अ डे लोग बिताते हैं, लेकिन टीनेजर्स या बिलो जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, उनका धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा भी हो रहा है। उन लोग मोबाइल के आड़े, उन लोग बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज भी कर रहे हैं जो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा। दे आर टीथर टू इट, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, है ना। सो 75% ऑफ दी ऑल यूजर्स ब्रिंग देयर फोन्स टू दी बाथरूम। कुछ लोग ऐसे भी है जो बाथरूम तक अपने फोन को लेके जाता है, इतने एंजाइटी है उनके, राइट। 80% ऑफ दी स्मार्टफोन यूजर्स चेक देयर फोन्स विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप। ये भी है। ये सारे इस सारे चीज को नोमोफोबिया बोलते हैं। नोमोफोबिया मतलब कि एंजाइटी ऑफ नॉट हैविंग फोन और नॉट सीइंग द अपडेट्स इन दी फोन। आपको एक एंजाइटी रहता है, अरे क्या चल रहा है दुनिया में, है ना, अपडेटेड हूं कि नहीं हूं, मेरे वो इंस्टाग्राम के पोस्ट को किसी ने लाइक किया कि नहीं किया। तो इसके वजह से आपके चारों हॉर्मोन्स बैडली अफेक्टेड होते हैं। इंडिया में हर 4 में से 3 लोगों को नोमोफोबिया है। आप यकीन मानो, आप अपने माता पिता से पूछो, आप खुद से पूछो, ये कितनी बड़ी सच्चाई है। हमारे बच्चों को तो है, बड़ों को भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, है ना। सी, व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट नेगेटिंग। जरूरत भी है फोन की, लेकिन कितनी जरूरत है, क्या जरूरत है, वो भी हम देखें, है ना। मैं इस बीच थोड़ा सा जानना चाहूंगा ताकि आई कैन आर्टिकुलेट। मेरे पास और 25 मिनट्स है, सरिता मैम, डू आई हैव 25 मोर मिनट्स? यस सर, यस सर। चलिए चलिए, ठीक है। सो नाउ बेटा, ऑल ऑफ यू फोकस। नाउ आई विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर ब्लूप्रिंट ऑफ मोबाइल जो आपको अफेक्ट करता है। प्लेजर लूप भी प्रॉब्लम है। प्लेजर लूप का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने हाथ में फोन लिया तो मेरे मन में एक इंटरनल खुशी होती है जिसको हम लोग डोपामिन बोलते हैं। यू फील हैप्पी। जैसे इसको रख दिया, वो डिक्रीज हो जाती है। तो यू आर हैम्परिंग, you are creating an obstacle in the natural reward loop, just as dopamine, है ना। आप सेल्फ ड्रिवन नहीं होते हो, आपको कोई चीज चाहिए गैजेट के रूप में ताकि आप सेल्फ ड्रिवन बनो। एक्सेसिबिलिटी एंड डिले डिस्काउंटिंग, ये क्या चीज है? इतना बड़ा डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग को पता है कि 2023 तक करीब करीब 85.82%, मतलब हर 100 में से 85 लोग वर्ल्ड के पास ऑलमोस्ट स्मार्टफोन आ चुका है। आज एक गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल के पास से लेके सब्जी भाजी बेचने वाली हमारी जो ताई है, जो बाई है, जो बेचती है, उसके पास भी मोबाइल फोन है। और इसका एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया। और लोगों को ना, ये जो मोबाइल में जो ऑफर्स आते हैं, पेटीएम पे, फोन पे, अभी हाल ही का इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करूंगा। हैदराबाद का एक बच्चा 16 साल का, एक ऐसे चीज से वो जो डिस्काउंटिंग बोलते हैं ना, उसको ऐसे चीज से, गेम से अट्रैक्ट किया गया जिसमें उसको मिनिमम 100 रुपए पहले पे करना। तो उसने अपने मम्मी के फोन से, हर मॉम इज आईटी आईटी फील्ड की है, उनकी पगार होगी पर मंथ 2 ढाई 3 लाख वट एवर। तो वो अपने मम्मी के अकाउंट को समहाउ एक्सेस कर लिया। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। और अपने मम्मी के अकाउंट से 100 रुपए से शुरू किया, करते करते उसने उस गेम के पीछे 36 लाख उसने अपने बर्बाद की। उसी प्रकार से हाल ही में, आज तक में, आज अभी हाल ही में न्यूज सुन रहा था, एक डॉक्टर को फंसाया गया फॉल्स कॉल से। ये आजकल एआई अपने कॉल को, अपने आवाज को आर्टिकुलेट कर सकता है। वो अपने पापा के, मम्मी के बात में, आवाज में बात कर सकता है। वो फॉल्स कॉल से वो उसको उसको फंसाया गया और उसने 2 करोड़ गवा दिए।
ये बच्चे ने अपने मम्मी के 36 लाख अकाउंट से गायब कर दिए। और ये मोहतरमा ने, जो डॉक्टर थी, जो कि लर्नेड थी, स्टिल वो फंस गई। सो ये जो एक्सेसिबिलिटी और डिलेड डिस्काउंटिंग वाला फंडा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा, दिस इज फार डेंजरस देन व्हाट अल्कोहल डज, टोबैको डज, कोकेन और जितने भी ड्रग एडिक्शन वाली चीज है, उससे भी खतरनाक चीज है। सो अब आप जानना चाहोगे तो सर क्या हुआ? ये तो कॉजेस हो गए। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर यूज? कैन यू बिलीव, धीरे धीरे हमारे बच्चों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब वो हर चीज अपने नोट पैड में, अपने स्टिकर्स में, अपने मोबाइल में, बाय यूजिंग सम टूल्स वो सेव कर रहा है। सो अगर आप देखोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉग्निशन। ये वर्ड को थोड़ा सा समझिए। कॉग्निशन इज व्हाट? इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, अप्लाइंग नॉलेज थ्रू थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। आप देखिए, आइंस्टीन जब हुए, वो जमाना कौन सा था? आइंस्टीन ने एक ऐसा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा जो वर्ल्ड में सिर्फ 12 से 13 लोग ही समझ पाए, जबकि उनके पास इंटरनेट नहीं था। बट उनका कॉग्निटिव माइंड एक नंबर था, उनकी मेमोरी खतरनाक थी, है ना। वो आइंस्टीन अपने घर में बैठ के पूरे ब्रह्मांड को ट्रैवल कर लेते थे, और हम मोबाइल में बैठ के ब्रह्मांड को ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जा रहा है ना। और चूंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी एग्जॉस्ट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तो अपने आप ही चले जाएगा। ये सबसे डेंजरस है। दूसरा, स्लीप डिप्राइवेशन। आपको पता है आपका स्लीप साइकिल कितना बिगड़ गया है? क्योंकि जो फोन स्क्रीन से जो रेज निकलती है, वो आपके आंखों में, हाल ही में मेरी जो रियल सिस्टर है, हैदराबाद में रहती है, हमारे पूरे खानदान में, इतिहास में कोई भी जेनेटिकली बचपन में 5-6 साल में किसी को ये नहीं लगा, क्या बोलते, चश्मा नहीं लगा। बट वो शुभम, उसका नाम समर्थ है। समर्थ बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत एक्टिव है। बट उसके मोबाइल फोन के यूज करने की वजह से, स्क्रीन की वजह से, उसको अच्छा खासा अभी चश्मा लग गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को लगने शुरू हो गए। स्लीप डिप्राइवेशन का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपोजर टू डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपके ब्रेन को बैडली अफेक्ट करते हैं। ये बढ़ गया। मायोपिया, मायोपिया ये डॉक्टर का टर्म है, मतलब मेडिकल टर्म है। शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। क्योंकि ज्यादातर हमारा मोबाइल का डिस्टेंस ऐसा होता है, इट इज बैडली अफेक्टिंग अवर साइट, है ना। मायोपिया का जो केस है 2000 में, देखो कितना कम था, और 2030 में अभी कितने ज्यादा तादाद में बढ़ गया। ये मिलियंस में, हाँ ये मिलियंस में है ना। ये करीब करीब 500 मिलियंस पे बढ़ जाएगा। और 2025 में आप देख सकते हो 1000 मिलियन लोगों को ये मायोपिया इफेक्ट होगा। मतलब ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड विल बी वेयरिंग द स्पेक्स एट अ वेरी राइट एज, एट अ वेरी अर्ली एज। सो मायोपिया का प्रॉब्लम बढ़ गया लोगों का। अब ये चीज क्या है? आप देखिए, ये चारों लोग मेंबर्स बैठे हैं, फबिंग फबिंग कर रहे हैं। फबिंग का मतलब होता है द हैबिट ऑफ स्नबिंग फिजिकली प्रेजेंट पर्सन इन फेवर ऑफ अ मोबाइल फोन। मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट से ज्यादा आपका मोबाइल फोन पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। और ये वाला इशू तो सबके साथ बढ़ गया है, इंडेड हमारे साथ भी बढ़ गया है ना। सो इसके वजह से आपको अदर इश्यूज क्या आते हैं? पेन इन फिंगर्स एंड रिस्ट, शोल्डर में आपको प्रॉब्लम आता है, हियरिंग लॉस होता है। बहुत सारे हियरिंग लॉस के अभी केसेस सामने आए, है ना। एयरबड्स इज गुड, बट उसमें साउंड कंट्रोल भी होना। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गए, आपके केवाईसी रिवील होने लगे, है ना। एकेडमिक लॉस होने लगा, फोकस कम होने लगा, बच्चा एंजाइटी बढ़ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगा। यहां तक कि इस चक्कर में बच्चों के एक्सीडेंट और बड़ों के एक्सीडेंट भी होने लगे। सो व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम बेटा? सबसे पहले आप लोग एकदम शॉर्टकट में बताएंगे बेटा, इसको ध्यान सुनो। आप लोग अपने एप्लीकेशन, जो अलग अलग एप्लीकेशन है, उसको लॉक करना सीखो, ताकि कोई बाहर का फिशिंग एक्टिविटी इसमें ना हो, है ना। उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। आइस के लिए आप लोग थोड़ा सा नाइट मोड, और एक दो मोड होते हैं, बट नाइट मोड बहुत आंखों के लिए ना बहुत ये होता है, मतलब सूदिंग होता है नाइट मोड। उस मोड में यूज करो। या फिर आप लोग क्या करते हो, एकदम फुल इसमें रखते हो, आप लोग अपना पूरा फुल सनलाइट इसमें रखते हो, वो बहुत डेंजरस है ना, आंखों के लिए। और सोने के, ऐसा नियम है, सोने के कम से कम 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल को हाथ मत लगाना। अगर हाथ लगा लिया तो ये आपके ब्रेन को बैडली अफेक्ट करेगा। यहां तक वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, मतलब कैंसरस हो सकता है। फबिंग का मतलब, अगर आप मॉम डैड के साथ खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, तो तब मेक श्योर आप फोन को क्रॉस करो और कहीं बाजू में रखो।
और आजकल ऐसे ग्लासेस आ गए जो स्क्रीन से जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको वो प्रॉपर्टी अपने ग्लास में यूज करना पड़ेगा व्हाइल गोइंग थ्रू दोज गैजेट्स। और आप लोग फोन का अलार्म यूज मत करो, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल अलार्म है वो यूज करो। और स्क्रीन टाइम आप लोग अपने सेटिंग में जाके देखना, डिजिटल वेलबींग करके है, तो आपका डिजिटल वेलबींग रोज का एवरेज में 1.5 आवर्स आना चाहिए। इससे ज्यादा आप लोग मोबाइल में रहोगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम जाएंगे, मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस, मायोपिया, है ना, शॉर्ट टर्म ब्रेन मेमोरी, इस सब में आपको प्रॉब्लम जाएगा बच्चा। तो ये सारे जो चीज है ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज ओके गाइस? आई एम गेटिंग, इज दिस गेटिंग इंफॉर्मेशनल? आई फॉर इंफॉर्मेशन लिखिए। आपको समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है? राइट। देखो, आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, है ना। मैं हालांकि आपसे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मेरी भावना को समझो कि ये सब चीज डुएबल है ना। ऐप लॉक कैसे करते हैं आजकल के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। डिजिटल वेलबींग कैसे चेक करते हैं ये भी आप लोग को पता है। सो यू शुड बी डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिकली, रेगुलरली, है ना, रिलीजियस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, देखो क्या हाल है, ये दुनिया है। एक मिनट, हाँ, ये हमारी दुनिया है। क्या दुनिया है? कि जो गार्ड है वो भी मोबाइल फोन में बैठा हुआ है, और जो लोग हैं वो भी मोबाइल फोन में है, और ये दुनिया इस प्रकार से जा रही है। एंड वी आर डूइंग द सेम। नोबडी इज पेइंग हीड टू दी, मतलब जो जरूरत की चीज है उस पर कोई ध्यान नहीं दे, है ना। बच्चा भी वही सीख रहा है। सो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन बेटा, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू हो गया। इससे बचने का जो तरीका है वो तरीकों को बोला जाता है साइबर सेफ्टी। क्या बोला जाता है बच्चों? साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी में स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, बड़ों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम बच्चों में सबसे बड़ा बस है, स्नैपचैट, ट्विटर, बेसिकली जो जो मेन मेन लाइनर्स है। और एक लिंक्डइन होता है, या फिर यूट्यूब लिखिए, लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल होता है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग लिंक्डइन में अपना प्रोफाइलिंग करें। साइबर बुलिंग बहुत बढ़ गया। अभी मेरी हाल ही में एक स्टूडेंट आई, मैं नाम नहीं लूंगा और ना ही वो उस जगह का जहां से बिलोंग करती है, उससे बोली सर इंस्टाग्राम में मेरे एक ट्रोल करके पेज आया, एक XYZ कोचिंग का ट्रोल पेज है। उस ट्रोल पेज में मेरे फेस को के ऊपर ऐसा कुछ फिल्थी वर्ड्स लिखे थे, और उससे मैं पूरे 100 बच्चों में बदनाम हो गई, जो भी बच्चे उसमें थे। और इसके लिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे को बार बार वही ध्यान आ रहा है, वो फेस उन्होंने जिस तरीके से टैंपर करके उसके अंदर कुछ फिल्थी वर्ड लिखा था, गंदगी लिखा था, वो मेरे जहन में बार बार घूम रहा है। दिस इज काइंड ऑफ साइबर बुलिंग। मतलब इंसान बदला इस तरीके से निकाल रहा है आजकल, डिजिटली बदला निकाल। सो ये अच्छी बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी। आपका एड्रेस, फोन नंबर, है ना, सिटी, ये हर कोई को पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है। अगर जहां पे जरूरत है, डिजिटल फॉर्म में, कोई गूगल फॉर्म में जो ऑफिशियली आपके पास आया है ना, तो आप बताना। कोई भी पॉपअप जो होता है उसमें आप लोग अपने इंफॉर्मेशन केवाईसी नहीं दो, है ना। हमेशा याद रखना बेटा, आप लोग को हमेशा फेस टू फेस फ्रेंड के साथ बिताना है। जितना आप फोन पे बिताओगे उतना आपका ऑल्गोरिथम कौन पकड़ेगा? डार्क वेब। डार्क वेब का मतलब होता है 3 प्रकार के वेब होता है। एक होता है सरफेस वेब, जिसको आप लोग ब्राउज करते हैं, जैसे गूगल हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। और एक होता है सरफेस वेब, डीप वेब। डीप वेब जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, केवाईसी। और एक होता है डार्क वेब। ये ऐसी काली दुनिया है जिसमें आप, अगर, मैं नाम तो नहीं ले सकता, ऐसे चीज को डाउनलोड अगर कर लिए जिसमें आपका जो एक्सेस है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, सेफ नहीं है, तो आपके सारे डिटेल्स उसको पता चल जाएंगे। क्योंकि आपके लैपटॉप के थ्रू उसका जो भी इंटरनल कनेक्शन है, मैं एकदम नई लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उससे वो आपके सारे इंफॉर्मेशन डार्क वेब के थ्रू वो ग्रैब कर लेगा। ये डार्क वेब अनियन की तरह है ना। अनियन मतलब इसके, ये बाहर से खुलता है, अनियन के जो पील्स होते हैं, और धीरे 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 अंदर की ओर जाता है। जब बच्चा अंदर जाता है तो वो फंस जाता है, चाहे वो वीडियो गेम के थ्रू हो, या फिर कोई ऑफरिंग्स हो, है ना, कोई डिस्काउंटिंग हो,
वो फंस जाता है, और जैसे ही फंस जाता है उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है ना। सो जो आप देखते हो वो हमेशा ऐसा नहीं होता है, एआई की दुनिया है बेटा। सो नेवर शेड्यूल ऑफलाइन मीटिंग विथ योर विथ ऑनलाइन ओनली फ्रेंड्स, मतलब कभी भी अपने जो मीटिंग है उसको आप लोग ऑनलाइन, जो ओनली फ्रेंड्स है मतलब सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं उनके साथ कभी शेड्यूल मत करना, बिकॉज दे विल गेट फेच योर डेटा, है ना। बी अवेयर व्हाट यू शेयर। नेक्स्ट, नाउ स्टे अवे फ्रॉम अडल्ट ओनली। ये ना बहुत सारे साइट में पूछता है क्या आप 18+ हो, नहीं हो तो आप लोग उसको झूठ बोल के भी अंदर जा सकते हो, है ना। और झूठ बच के अंदर जाने के बाद ये क्या होता है, ऐसे जो बड़े लोग हैं वो ऐसे बच्चों का शोषण करते हैं। वो उनको बोलते देखो अगर तुमने ज्यादा बताया तो तुम्हारी डिटेल्स मेरे पास है, मैं पूरा आपका डिटेल्स जो सीक्रेट है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स है, वो मैं आपको लीक कर दूंगा। तो ये बहुत डेंजरस है। तो कभी भी आप लोग 18+ वाले जो है अडल्ट ओनली वाले उस सेक्शन ऑफ द इंटरनेट में यू ऑलवेज स्टे अवे, और इसके पीछे सुपरविजन हमारे माता पिता करना चाहिए, है ना। कभी भी किसी के साथ रैंडम चैट मत करो। आजकल फ्रेंडशिप वाले चैट वाले बहुत सारे वो आ गए, मतलब चैट बॉक्स आ गए है ना, चैट रोबोट्स आ गए। आप लोग उसमें अपने इमोशन शेयर करते हो, है ना, और वो इमोशन फिर से डार्क वेब को मौका देता है कि आपकी पर्सनालिटी को जानने में। अगर बहुत इमोशनल फुल है तो आपको वो इमोशंस केटर करेगा, सर्व करेगा, परोसेगा और आपको अपने तरफ खींच लेगा, है ना। सो गाइस, चूज योर फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड वही दोस्तों को चुनो जिनको आप अच्छे से जानते हो, है ना। कंटेस्ट, किसी के कंपटीशन में मत जाओ, है ना। कंपटीशन मतलब ऑनलाइन कंपटीशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं अनलेस अंटिल ये स्कूल बेस्ड हो या सम कोचिंग बेस्ड हो, या जैसे हमारे आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब है उनके उनका बेस्ड हो जो नोन है। अननोन कंटेस्ट में एकदम आप मत पढ़ो क्योंकि डिटेल्स उनको पता चल जाएंगे। सो सोशल नेटवर्किंग को आप लोग कन्फाइन करो फिजिकल फ्रेंड्स, है ना। फोन नंबर्स पोस्ट मत करो। पोस्टल एड्रेस ऐसा आजकल लिखते हैं, आई बॉट न्यू आईफोन सीरीज 16 या 17, आई चेंज माई नंबर इज 9XXX, है ना। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। क्यों क्यों पूरे गांव वालों को बताना जरूरी है बेटा? ये ये क्या कर रहे हो आप अपना, आप ये भी बताते हो आई एम नाउ लोकेटेड इन मुंबई एट दिस प्लेस। क्यों आप उसको पूरे चांसेस दे रहे हो कि वो आपको ट्रैप कर पाए, है ना। और फेसबुक में कुछ भी ऐसा पोस्ट मत करो, है ना, जिसमें आपको टैग किया जाए बार बार, है ना। नेवर एवर पोस्ट सच थिंग जिसमें आपको बार बार टैग किया जा रहा है। अवॉइड सच फोटोज विच रिवील योर लोकेशन, होम एंड स्कूल। जब भी कोई गंदा वाला फोटो आपको दिख रहा है, हैव दिस ऑडेसिटी टू रिपोर्ट के लिए वहां पे हमेशा एक आपको वो मिलेगा, टैब मिलेगा। और आजकल तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो नंबर को और ब्लॉक भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ये बंदा लिख रहा है जस्ट गॉट अ न्यू आईफोन, माई नंबर इज दिस, सच स्टेटस शुड नॉट बी पुट। हे मैन लेट्स गेट टुगेदर आफ्टर द स्कूल एट माई हाउस। ये वाला पोस्ट आप एड्रेस दे रहे हो, नॉट डन, दिस कैन नॉट बी डन। सो गाइस, साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि बच्चों को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली क्या करना, बुली करना। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली बुली करना। मैंने जो एग्जांपल दिया था हैदराबाद वाला, वो फाइनेंशियल बुलिंग था एक तरीके से। सो साइबर प्रीडेटर्स आपका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको अपना आहार बनाते हैं। सो व्हाट आर दी सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज? ऑलवेज डू बिलीव इन टीम वर्क, है ना। खुद से मत करने की कोशिश करो। टेक हेल्प ऑफ ईच अदर, पेरेंट्स, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, है ना। एंड डील विथ योर इमीडिएट नियर एंड डियर वंस, है ना। अननोन लोगों से बात मत करो ज्यादा। फिशर ईमेल तो बहुत आते हैं लोगों को, है ना। इस मेल को आप क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्लिक दिस मेल देन दिस विल हैपन। तो फिशर मेल्स को इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो या फिर उसको डिलीट मार दो, है ना। उसको रिस्पॉन्ड करने से कुछ भी हो सकता, आजकल हो भी रहा है ना। अच्छा, और एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस HTTPS से आप बिगिन करना अपना वेब ब्राउजिंग। HTTP नहीं करना, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखना आपका HTTPS होना चाहिए, मतलब ये एनक्रिप्टेड होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपका डेटा विजिबल रहेगा थर्ड पार्टी को, याद रखिएगा ये बात, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बच्चों फाइनली इसका एक मास्टर सॉल्यूशन देते हैं। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर करके जो है, जो वर्ल्ड के वन ऑफ दी सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, माइंड पावर वाले हैं, वो बोलता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन है कि वो अपना पोटेंशियल नहीं जानता है। तो उसके 5-6 कुछ की पोटेंशियल्स होते हैं, यहाँ पे तो 9 है, कि बच्चा लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है। जैसे अभी जिस तरीके से मैम सर लोग हिंदी में बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि अगर आदर्श जो लेडीज क्लब है, अगर उसमें कभी हिंदी के ऊपर वर्कशॉप हुआ तो मैं जरूर अटेंड करूंगा। इतना फ्लॉलेसली हिंदी बोल रहे थे सभी मैम सर लोग कि मुझे वो हिंदी सीखने का अपील हो रहा था। सो दिस इज अ लिंग्विस्टिक क्वालिटी। किसी का मैथमेटिकल माइंड होता है, किसी का फिजिकल एट्रीब्यूट बहुत अच्छा होता है, किसी का म्यूजिकल सेंस अच्छा होता है। अब देखिए, आपकी इच्छा तो बहुत बड़े बड़े बनने की है। किसी को मैनेजर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को लॉयर बनना है। बट एनईपी बोलता है कि अगर ये सब बनना है तो आपके साथ बच्चों को कोलैबोरेशन सीखना पड़ेगा, आपके बच्चों को एथिक्स सीखना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना पड़ेगा, हेल्थ एंड फिटनेस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिजिटल लिटरेसी। ये जब सब एक साथ बच्चा सीखेगा तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। ये नई शिक्षा नीति बोलती है। अब मुझे बताओ, इसमें सिर्फ डिजिटल लिटरेसी मतलब मोबाइल का यूज अगर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/10 यूज है डिजिटल, मतलब आपका सिर्फ 10% यूज है डिजिटल लिटरेसी का। 90% आपका क्या है? क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, थिंकिंग, एथिक्स। तो आप सोचो, आप 90% मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कहाँ डेवलप हो रही है? और पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी तो भविष्य में ना ही आप एम्प्लॉयबल रहोगे, जॉबेबल रहोगे, ना ही आप कोई स्टार्टअप अपना शुरू कर पाओगे, जो आजकल बस है। तो आप देख सकते हैं, इन इन 9 लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कौन बताएगा? और इनमें से किस किस ने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? क्या ए आर रहमान जी सबसे इंटेलिजेंट है, या संदीप माहेश्वरी जी, है ना? कौन सबसे इंटेलिजेंट है बताओ? या फिर हमारे फेमस सॉकर प्लेयर, है ना? या फिर हैरी पॉटर की ऑथर, या फिर आइंस्टीन? इसका आंसर है, ये सभी अपने अपने जगह इंटेलिजेंट है ना? इंटेलिजेंस सबका अलग अलग है। आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, जेके रॉलिंग का इंटेलिजेंस क्या था? उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज निकाला, उनके पास लैंग्वेज का पावर था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पास क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास था लॉजिकल, मैथ्स में अच्छे थे। वो किस में अच्छे थे? मैथ्स में अच्छे थे, है ना? ही वॉज स्किल्ड विथ नंबर्स, इसलिए वो अपने। पिकासो का क्या था? स्पेशियल था, ही वॉज गुड एट पिक्चर्स, है ना? रोनाल्डो का क्या था? काइनेस्थेटिक, बॉडीली था, ये उसका इंटेलिजेंस था। रहमान साहब का क्या था? म्यूजिकल इंटेलिजेंस था। संदीप माहेश्वरी का क्या था? इंटरपर्सनल स्किल्स, बोलने की कला थी उनके पास। लॉर्ड गौतम बुद्धा जी का क्या था? इंट्रापर्सनल, अंदर झांकने की क्षमता थी, है ना? मैंने देखा, एक मतलब बहुत सारे समाज में होता है, जैसे जैनिस में अच्छे अच्छे आईआईटीएंस या इस्कॉन में एनआईटीएंस सब कुछ छोड़ के इंट्रापर्सनल बन जाते हैं, वो अंदर की जर्नी की ओर जाते हैं। तो सबका डार्विन क्या थे? वो एक नेचुरलिस्टिक थे, मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनका बहुत था, इसलिए उन्होंने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा। तो आप सारे बच्चों को और पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का इंटेलिजेंस चेक करवाइए, और उसके लिए अच्छे अच्छे टूल्स है। मुझे पता है, इंडिट मैंने अपना ब्रेन मैपिंग सॉल्यूशन सरिता मैम से आज से 15 साल पहले शायद करीब करीब कराया था, या फिर 12-13 साल पहले। और वो उसमें लिखा था कि दीपांकर, आप कोई एक चीज अच्छे से नहीं, 2 चीज अच्छे से, मल्टीपल चीज आप अच्छे से कर सकते हो। इसलिए मैं जब एक एक चीज करता है ना, तो मैं मेरी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैं आजकल एडटेक इंडस्ट्री के लिए एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, और ये तीनों बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। जब तक कि मैं एक चीज कर रहा था तो मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा। तो ये मुझे पता चला प्रॉपर सॉर्ट आउट करके थ्रू सम टूल्स। तो यस क्लास, the universal success mantra for all of us to save ourselves from the evil effects or ill effects, adverse effects of gadgets is that we develop our intelligent quotient, we develop our emotional quotient. इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा? जब आप फोकस करोगे एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉजिक, मैथ, साइंस, इंक्लूडिंग हम लोग एसएसटी भी बोल सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, है ना?
जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आप जो भी फॉलो करते हो, आपका फिजिकल क्वेश्चन, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब आजकल बच्चे छोटी छोटी चीज से पैनिक हो जाते हैं। और हमारे वक्त पहाड़ टूट जाता था घर पे, फिर भी हम लोग अपने दिल पे पत्थर रख के उसको झेल के आगे बढ़ते हैं। आजकल बच्चों को इतना पैम्परिंग मिल गया गैजेट के थ्रू, लोगों के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, कि वो एडवर्सिटी क्वेश्चन उनका बहुत कम हो गया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, तीन ऐसी क्वालिटी, 3S विच विल सेव यू, विच विल एक्चुअली सेव यू। जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इसका वॉइस कम कर देता हूं। चलिए ठीक है। 3 ऐसे क्वालिटीज जिससे हमारे पूरा जनरेशन को बहुत फायदा हो सकता है, खास करके टीनेजर्स को, जिनका जो एग्जाम्पल सेट किया वो काफी लोगों ने सेट किया, उसमें से मैं चुनिंदा नाम लेता हूं। ये हमारे बिलेटेड बिलवेड ऑनरेबल, है ना, रतन टाटा जी है। ये बहुत सेंसिटिव आदमी थे, पता है आजकल बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी मरते जा रही है। वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या बोल रहे, मैम क्या बोल रही, नियर एंड डियर वंस क्या बोल रहे, दादा दादी क्या बोल रहे, दे पे डेफ ईयर टू देम। बट हमारे जो टाटा जी है, वो 1998 की बात है, उनकी जो कंपनी है, उन्होंने टाटा इंडिका बनाई कार, और बेचारे बैडली फेल हो गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और उन्होंने अपने पूरे कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद फोर्ड से मिलने गए और यूके में गए और उनको बोला कि एक्वायर कर लो, हमारे कंपनी को ले लो। तब फोर्ड ने बोला, अरे यार रतन, तुमको जब चलाना ही नहीं आता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो तुमको कुछ और धंधा करना था, ये धंधा क्यों कर रहे हो आप। तो ये चीज उनको बहुत बुरी लगी, कि टुक इट, है ना, उनको सेंसिटिव थे, उनको बुरा लगा। और 20 कुछ 10-15 साल बाद, है ना, टाटा जी ने, है ना, ऐसा कुछ अपने आप को डेवलप किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कि खुद हेनरी फोर्ड जब बैंकरप्ट हुए, तो उन्होंने अपने जो दो ब्रांड है, एक रेंज रोवर और दूसरा बीएमडब्ल्यू, परहैप्स बीएमडब्ल्यू, ये दोनों को इनको एक्वायर करने कहा। सो इक्वेशन चेंज हो गया। तो जब तक कि आप सेंसिटिव नहीं बनोगे, तब तक कि आप जिद्दी नहीं बनोगे, तब तक के आप हौसलों की उड़ान नहीं कर पाओगे। तो रतन जी सेंसिटिव थे, उनको बात लगी। जब तक के बात दिल पे दिमाग पे नहीं लगेगी, तब तक के आप डेवलप नहीं होगे। बुरा नहीं मानना है, जिद पकड़ना है ना। अब ये है हमारे क्या बोलते हैं, संदीप माहेश्वरी जी। ये ना बराबर बात भी नहीं कर पाते थे, और 18 साल की उम्र में, ये मारवाड़ी फैमिली से है, इनके पापा का पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो ये मार्केटिंग करने लगे, और ये फंबल करते थे बोलते वक्त। आज संदीप माहेश्वरी पूरी दुनिया में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फेमस है। और उनकी खास बात, उन्होंने देखा कि अपनी क्वालिटी को पहचाना, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने बोला, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे सुने। तो उनको फोटोग्राफी अच्छे से आती थी, तो उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कुछ 10,108 फोटो खींच के अपना नाम बनाया, और फिर लोगों से बात करने गए उसके बारे में, और धीरे धीरे इतने मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो इंसान को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, अपनी क्वालिटी पहचानना चाहिए, जैसे मैंने बोला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल बच्चे लोग और बड़े लोग ग्रजेस बहुत पालते हैं। सब कुछ लगता है कि यार मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं ही सही हूं, है ना, मैं कैसे दिखा दूं वो गलत है, या फिर मुंह तोड़ जवाब कैसे दूं। इसलिए साइबर बुलिंग बढ़ गया, इसलिए एक दूसरे को बात करने का टोनिंग बदल गया, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया, एक जमाने में हम लोग को बच्चे सामने से आके मतलब विश करते थे। अभी जो मैं देखता हूँ सो कॉल्ड बहुत सारे कोचिंग क्लास सीबीएसई स्कूल में, बाजू से जाते हैं, अगर टीचर के चेहरे पे थोड़ा स्माइल आई तो विश कर देंगे, नहीं तो वो विश करना भी उचित नहीं समझते। ऐसा बहुत जगह बढ़ गया है ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में। तो सिंप्लिसिटी बच्चों में आना चाहिए। और सिंप्लिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, आज के दिन के हिसाब से क्रिसमस के डे है, वो है लॉर्ड जीसस। आपको पता होगा, लॉर्ड जीसस को क्रूसिफाई किया गया था 2000 साल पहले। तो उनको क्रॉस में जब चढ़ाया गया, तो बहुत पेनफुल, है ना, वो था, मतलब कार्रवाई थी, है ना, प्रोसिक्यूशन था। और जब ऐसा पेनफुल कार्रवाई बाकी लोग पे भी किया जा रहा था, वो डूम्स डे में जिस दिन क्रूसिफिकेशन था बाकी लोगों का, कल्प्रिट जो लोग थे, लॉर्ड जीसस ने इतिहास क्यों रचा पता है? अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, अपने प्रेम की वजह से। वो जब लॉर्ड जीसस ऐसे टंगे हुए थे, किसमें, अपने क्रॉस में, कीले ठोके थे उनके, इसमें ब्लड वॉज ओजिंग आउट, तो पेन में वो भी थे, वो भी इंसान थे। ऑल्दो उनको मसीहा का वो मिला था, उपाधि मिला था, बट वो भी इंसान थे। लेकिन जब उनको पेन हो रहा था, और जिन्होंने उनको पेन दिया वो नीचे खड़े थे,
तो उनको देख के उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने ऐसे कुछ शब्द बोले जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है। और उन्होंने बोला, ओ लॉर्ड, ओ गॉड, फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो जो करता है सबको माफ, उसका दिल होता है साफ। जिसका दिल होता है साफ, वो अपने क्षेत्र का बनता है बाप। तो इसका मतलब जब तक कि आप अपने दिल को साफ नहीं करोगे, साबुन से तो आप शरीर को धो सकते हो, लेकिन मन को धोने का सबसे सही तरीका है कि आप फॉरगिव करो। जब आप लोगों को फॉरगिव करते हो तो आप साफ हो जाते हो। अब जब साफ हो जाते हो तो आप सिंपल हो जाते हो। और सिंप्लिसिटी में सबसे ज्यादा पावर है। ए आर रहमान जी हो या अब्दुल कलाम साहब हो, इनकी एक खास बात है, ये आपको आगे से होके पानी पिलाते हैं। जो बड़े सबसे बड़े लोग हैं देखना, वो ज्यादा सिंपल लोग हैं। और जो सबसे मीडियोकर लोग हैं वो सबसे ज्यादा अहंकारी है। इसलिए हमको हमारे बच्चों को सेंसिटिविटी, सिंप्लिसिटी और स्मार्टनेस सिखाना है। और इसी दो शब्दों के साथ मैं दीपांकर बनिक साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू द एंटायर Adarsh Ladies Club of India, and thank you all the dignitaries, and thank you my lovely kids, children. Thank you so much. God bless you all. We should be thankful to you, sir. It was an excellent session. I'm sure you must have read Thank the chat box also. It was excellent. Yes, yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you. Over to Kalpita ji. धन्यवाद दीपांकर जी। आपने शुरुआत की, कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी पर्वतों पर धुओं से उड़ते हैं, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। आपने जो लोगो है हौसलों की उड़ान, उसे सार्थक किया। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपने विषय का यहाँ पर विवरण दिया, और आपने मोबाइल के गंभीर प्रभावों को बताया, और ये बताया कि बच्चे भारत की नींव है। दीपांकर जी, आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके प्रति शुभकामनाएं देता है कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ें, और आपसे ये अपेक्षा करता है कि भविष्य में भी आप हमारे समाज से जुड़े रहेंगे। हम ऐसी आपसे आशा करते हैं, क्योंकि ये विषय जो है वो हमेशा गंभीर है और ये समय की मांग है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता दीपांकर जी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Kalpita, ma'am. Thank you so much. Sir, हमारा if you जो could stop sharing, then we could see the participants, please. Right, right, right. Thank you. Thank you. कोई पेरेंट्स या कोई भी किसी तरह के प्रश्न या अपनी समस्याओं का समाधान अगर दीपांकर जी से चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें और बताएं। आप एकदम ऑन बिहाफ ऑफ योर किड्स भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने मालवेयर्स, फिशिंग, ये सब नहीं वर्ड यूज किया। मेरी जब बात हुई, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया के, सरिता मैम ने लिटरली, मतलब प्रेजेंटेशन के पहले हमारी बात हुई, मैम ने हमारा प्रेजेंटेशन देखा। मतलब शी हैज दिस मच ऑफ रिसर्च कि भैया कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बच्चे का समय सीमा को देखते हुए, और सरल भाषा में कैसे बोलना है। मैं मैम से बहुत कुछ सीखते आया हूँ, है ना। वो मेरी बड़ी बहन जैसे है, और मेरा सौभाग्य है कि उनकी एक बच्ची पृथ्वी चौरसिया, है ना, जिनको मैंने पढ़ाया है, और आज वो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छे पोजीशन पे भी है। और नाउ शी इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। आई हैड अ प्रिविलेज टू विजिट देयर प्लेस एज वेल। थैंक यू मैम। आप लोग सवाल पूछ Thank सकते you, हैं। sir. शारदा, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। फटाफट पूछिएगा, शॉर्ट, ताकि सर ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकें। Okay. I want to ask that I can save my Instagram and Snapchat ID. You can you save your Instagram and Snapchat ID? Yes. How can? हाँ, I told you it is an app lock. ऐप App लॉक के lock. लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको ना सेटिंग में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे प्राइवेसी पॉलिसीज में आपको दिख जाएगा। इतना स्मार्ट वर्क आप लोग कर लोगे। नहीं तो आई विल शेयर अ वीडियो विथ
सरिता मैम, चौरसिया मैम, तो वो आपसे शेयर कर देगी कैसे कर। बट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया दैट प्रिवेसी सेटिंग में जाके यू नीड टू एक्सप्लोर एंड यू विल गेट इट, है ना, वेरी यूजर फ्रेंडली। हाँ, Thank you. नेक्स्ट, वेलकम बेटा। आपको यदि सवाल पूछने हो कोई तो प्लीज हैंड रेस करिए। हैंड रेस कीजिए और अनम्यूट भी कीजिए। जी मैम, यस मीरा मैम, Hello, आपकी good आवाज नहीं आ रही यस है। अनवी, अनवी इज देयर। अनवी पूछो बेटा। good morning, sir. Actually, I want to when we open our phone, so sometimes we pop up some videos or else, but then हाँ, when we don't want to do that thing, but we are doing that. We can't control that. So what should we do on that? अनवी, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, पहले मैं सबको बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय जो पालक वर्ग है वो भी ध्यान दीजिएगा। उसमें एक ऐसा गियर जैसा साइन आता है सेटिंग, उस नोटिफिकेशन को ऐसे करके आप जब ऐसे स्क्रॉल करोगे तो सेटिंग में लिखा रहता है टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस। तो आपके एसएमएस जिसमें आपके वो पासवर्ड या जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आते हैं, और व्हाट्सएप का, वो भी व्हाट्सएप भी नहीं, सिर्फ एसएमएस का छोड़ के, मतलब टेक्स्ट मैसेज को छोड़ के सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। और रही बात पॉपअप, पॉपअप के लिए वहां पे लिखा, ऐसा लिख के आता पॉपअप में, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, रिजेक्ट ऑल कुकीज, ब्लॉक दी कुकीज। तो इधर आपको ब्लॉक करना है या रिजेक्ट करना है, चाहे कितना भी अच्छा साइट हो जाए, कितना भी काम का हो जाए, जो ऐसा पॉपअप कर रहा है, समथिंग फिशिंग एक्टिविटीज गोइंग देयर, बी अवेयर ऑफ दैट, है ना। थोड़े से मजे के चक्कर में, थोड़े से विजुअल एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम लोग उसको अलाउ नहीं करना। सो दिस इज द वे आउट। और जितने बार आप ब्लॉक करोगी, गूगल आपका उतने बार एल्गोरिथम पकड़ेगा और आपको पॉपअप देना कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि बाद में पॉपअप ही नहीं आए। ऐसा इज इट ओके एनवी? यस क्लास। Excuse me, sir. हाँ, थैंक यू अनवी। हाँ बोलो बेटा। अर्पित। अर्पित, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Excuse me, sir. Can you please share the PPT that you have shown? I had logged in it with my brother's ID. What's your good name बेटा? What's your good name? The person who asked the question. बच्चे आपका नाम? Okay, I will surely share this with Sarita ma'am. जो भी बच्चे ने सवाल पूछा है अभी मैं उनको बता दूं कि ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो गया है, इसको थोड़ा सा एडिट करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने आज मिस कर दिया है उनको पूरा के पूरा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद सर की बातें डायरेक्ट सुनना वो अलग ही चीज है, लेकिन हम उसको यूट्यूब पे जरूर डाल देंगे। Perfect. नेक्स्ट, अर्पित आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Ma'am, yeah, I was saying that I want ओके that ओके, अच्छा यू वर द सेम पर्सन, फाइन फाइन, नो इश्यूज। जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। वी हैव गॉट 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, पालक वर्ग भी पूछ सकते हैं। बस पूछने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, आज के सेशन में जो भी आपको नॉलेज मिला वो एक समरी के रूप में मिला, है ना। तो आप सिर्फ इतना वॉच रखिए कि आपका बच्चे को मोबाइल कितना देना है ना, वो आपके हाथ में है। आपसे वो, उसको ये अथॉरिटी मत दीजिए कि वो कभी भी मोबाइल उठा रहा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है ना। पृथ्वी चौरसिया मतलब मैम की लड़की, और मुझे याद है उस वक्त तो मोबाइल उतना नहीं था, लेकिन तुषार करके जो बच्चा है जो उस वक्त एनआईटी में गया, और पृथ्वी भी एनआईटी में गए, इन लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं के बराबर करते थे, है ना। उस वक्त के हिसाब से भी उनके पास मोबाइल ऑलमोस्ट था नहीं, या फिर डब्बा मोबाइल था, है ना। सो कम्युनिकेशन के लिए डब्बा मोबाइल दीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट देखना है तो आपके सुपरविजन में देख लेंगे। जी, आप पूछ सकते हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा सुपरफिशियल ही बता दिया। तो बच्चे बहुत ज्यादा भी ना घबराएं, लेकिन उसमें फंसे ना। लेडीज भी कई बार फंस जाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डाल सकेंगे प्लीज? वी हैव सम चलिए, टाइम। बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा सवाल है। थैंक मैं
मैं नाम तो नहीं जानूंगा, लेकिन अगर अगर आप लोग ने डार्क वेब के बारे में पता करने की कोशिश भी की, देखिए इतना डेंजरस है। डार्क वेब एक ऐसी चीज है, जो मैंने ओनियन का एग्जांपल दिया था, अनियन मतलब प्याज, है ना। डार्क वेब क्या करता है, जैसे मैं गूगल में जब सर्च करता हूँ तो वो सेफ है ना, एनक्रिप्टेड है, सेफ है। लेकिन ऐसे ब्राउजर्स होते हैं जैसे गूगल क्रोम है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब आप उसमें सर्फ करते हो ना, क्रोम एक्सप्लोरर, है ना। ये सारे जो चीज है इसमें सेफ ब्राउजिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ब्राउजर्स हैं जिसमें आप पैरेलली ब्राउज कर सकते हो, और आपको वो सारे चीज उसमें सर्व किया जाता है जो बहुत ज्यादा आपके प्रति मतलब आपके नेचर को मैच करता है ना, आप जो चाहते हैं। जैसे कोई एक लेडी है जो बार बार, मान के चलो, एक ब्रांड का कोई नेल पॉलिश देख रही है, एग्जाम्पल देते हैं, है ना, या फिर एक कपड़ा देख रही है, तो वो देखते 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 वो नेक्स्ट लेवल पे आपको अंदर की ओर लेके जाता है, यहां तक के कि आपसे इन्वेस्टमेंट करवाना शुरू करता है, या आपको कुछ फॉलो करना शुरू करने बोलता है। और जैसे ही आपने ये शुरू किया, वहां से आप लोग ने लिंक पकड़ लिया और आप लोग डार्क वेब में चले गए। तो ऊपर वाला जो वेव होता है, जो हम सभी यूज करते हैं, कोई डेंजर नहीं है उसमें। लेकिन उस ऊपर वेव का यूज करते हुए आपने अगर डार्क वेव के बारे में पता किया, तो वहां से आपका सफर डार्क वेव पर शुरू हो जाता है। सो ब्राउजिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप क्या सर्च करते हो, क्या नहीं करते हो, ये सर्च हिस्ट्री में जाके आप खुद चेक कर लेना खुद को, और आपके बच्चों का भी हिस्ट्री चेक करना। वैसे हमारे बच्चों को हिस्ट्री डिलीट करना आता है ना। तो मेक श्योर कि आप डिलीट करने से पहले बच्चों को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दो कि आप देख पाओ, मुझे डिलीट करने से पहले तू दिखाना क्या देखी है कर। ये इंपॉर्टेंट। आई होप आई हैव आंसर्ड टू सम एक्सटेंट मैम। यदि और कोई सवाल नहीं है, वो तो एक प्रूफ होता है कि सर का सेशन इतना अच्छा था। अच्छा, मीरा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मीरा जी के सवाल के बाद में मैं चाहूंगी सिर्फ 2 या 3 हमें फीडबैक मिले कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अरुण भैया भी हैं यहाँ पे आजमगढ़ से, मैं चाहूंगी कि वो भी फीडबैक दें। पहले हम मीरा जी से पूछ लेते हैं। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मेरी एक फ्रेंड है, उसका मतलब अभी रिसेंटली फोन हैक हुआ था। मतलब उसकी ही एक फ्रेंड का एक वीडियो लिंक का मैसेज आया था, पर उसका फोन हैक हो गया और उसके मतलब पूरी सारी इंफॉर्मेशंस मतलब चली गई। तो सर मतलब ऐसी चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? ये चीज को बोलते हैं साइबर क्राइम। इसको कोई नहीं रोक सकता बेटा, इसका आंसर है कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए थोड़ी सी आपकी फ्रेंड को बताइएगा, अनवी बेटा, अपनी जो हैंडलिंग ऑफ गैजेट्स है उसको कम करे। आप जितने गैजेट में रहते हो उतना प्रोन रहते हो, यू आर मोर प्रोन टू दिस साइबर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब वो शिकार ढूंढते रहते हैं, कौन है मेरा शिकार। अरे यहाँ तक कि आप ध्यान दीजिएगा सारे पालक पर, आपका जो वाईफाई है वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए। अगर आपका वाईफाई सिक्योर्ड नहीं है तो उसमें क्रॉस कनेक्शन होके आपके डेटा को वो ले सकता है। तो वाईफाई को सिक्योर करने के लिए बड़ा सिंपल है, आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे बात कीजिए, है ना। और अनवी बेटा, आपके जो दोस्त है ना, उनको बोलना जब जब ऐसा होता हो, तो इसको रोक नहीं सकते, साइबर क्राइम तो बढ़ेगा, बट आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट सेल है, ऑफिशियल इसका साइट है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट साइट, लेकिन आप डालोगे गूगल में आ जाएगा। उसमें आप इसको ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो, और एफआईआर तक लॉन्च कर सकते हो फिजिकली जाके नियर बाई पुलिस स्टेशन, और वो फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उसको ट्रेस आउट कर लेती है। आजकल साइबर क्राइम का सॉल्यूशन निकल चुका है टू ग्रेटर एक्सटेंट, तो डरने की बात नहीं है, बट रिपोर्टिंग करना जरूरी है। कोई भी एनामलस चीज हो रही है, कुछ भी अनडिजायर्ड चीज हो रही है, तो इमिडिएटली रिपोर्टिंग करना अपने बड़ों, तब जाके ये चीज स्क्रैच कर पाएंगे। समय जितना ज्यादा जाएगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा साइबर क्राइम को रिजॉल्व करने। इमीडिएट रिपोर्टिंग जरूरी है सबके तरफ से। एनी आई अदर होप आई हैव क्वेश्चंस? आंसर्ड। वेरी वेल जी। आप में से कोई फीडबैक देना चाहेंगे प्लीज? बेटा थैंक्स। अनवी को भी चश्मा लग गया। क्या कोई मथुरा से ब्रज भैया बात करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट है? यस बोलिए।
So it was very nice session. ओह थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, है ना। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। राधे राधे। सर बहुत अच्छा समझ आया। मैं तो ये सोच रही हूँ बच्चों को इतने डाउट कैसे है जब आपने इतना अच्छा समझाया है तो। थैंक यू फॉर दैट रिकॉग्निशन बेटा, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। डाउट्स तो आते ही है बेटा, सवाल तो आते ही है ना। क्या हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जान सकते हैं कि उनको सेशन कैसा लगा? ये सेशन तो लाजवाब होना ही था। मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस हैं, जिनको इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, वो लोग बताएं कि उनको कैसा लगा। सही बात जी। है। यस सीमा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, भोला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी मौका दीजिएगा। ओके ओके ओके, जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आप एक्चुअली अनम्यूट नहीं है, इसलिए आप सुनाई नहीं दे पा रहे हैं। भोला भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको यहाँ से परमिशन दे दी गई है। जी जी, मैं आज सभी लोगों को दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम 20 वर्ष से मैं इस रमेश भैया के साथ में हूं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम आज तक मुझे न सुनने को मिला था न देखने को मिला था। क्योंकि जो ज्ञान गंगा के आज इस प्रोग्राम में हमें जो जानकारी मिला, आज मैं शुरू से और लास्ट तक पूरा मैं सुना हूं। मैं प्रयास करूंगा कि जब जब यह सेशन चलेगा, प्रतिदिन अगर कोई काम न रहे तो मैं आपका ये सेशन सुनूं। ये मेरा, क्योंकि इससे मैं नहीं, मैं अपने परिवार को भी सुधार सकता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अपने जितने लोग हमारे करीबी हैं उनको मैं कुछ जानकारियां मैं भी दे सकता हूं। इसलिए ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। जी जी, अरुण भाई साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। और इतना, जैसे कहा जाता है ना कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आज जितना सर ने बताया है उतना हम ग्रैब करें, उस पर अमल करें, तो इस प्रोग्राम की सार्थकता बढ़ जाएगी। अदरवाइज इसको जितना भी हम सुनते जाएंगे, बात करते जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी और पता चलेगा कि जो इसका एलिक्सर है, जो कंटेंट है, वो फिर हम मिस कर जाएंगे। तो उस पर हम लोगों को फोकस करके अपने बच्चों में और समाज में जो लोग भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं, वो उस पर अमल करें। आप रमेश भैया जी का, दीदी जी का, भोला भैया का और सर का और समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा सेशन रहा है। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई साहब। खाली हम लोग ये चाहेंगे जिनको भी अच्छा लग रहा है ना, वो 10 लोगों को और बताएं, क्योंकि आज तो शुरुआत हुई है, फर्स्ट सेशन था, अभी बहुत सारे सेशंस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे जूम सेशन पर इनवाइट किया। और सबसे पहले बताना चाहूंगी, माई सेल्फ पूजा मोदी, आई बिलोंग टू कुकड़ेश्वर एमपी। और आज के सेशन में पावरफुल पॉइंट ये रहा मैम कि मैंने यहाँ से ये सीखा है कि अपने बच्चे को मोबाइल कब और किस टाइम और कितने समय तक देना है। गुड। ये चीज बहुत मतलब अपने लिए बहुत ही मतलब मेन पॉइंट है, क्योंकि बच्चे दिन भर मोबाइल में व्यस्त रोते रहते हैं। और हालांकि मेरा भी बेटा है जो 5 साल का है, लेकिन मोबाइल आज की ये स्थिति है कि बच्चे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन आज से मैंने मतलब एक अपना खुद का एक ये नियम बनाया है कि मैं भी एक बिल्कुल टाइम टू टाइम बच्चों को मोबाइल दूंगी। ये ऐसा नहीं है कि दिन भर उसको मोबाइल दिया जाए। और थैंक यू सो मच, आपने
आज का इतना अमेजिंग सेशन लिया, जैसा कि आप पीपीटी में बता रहे थे सर कि बच्चे को जो ये माइंड प्रॉब्लम हो रही है, चश्मा लग जाना, ये तो मैंने उसको भी लाइव बताया, बुलाकर बताया। मैंने कहा देखो ये सर ऐसा ऐसा बता रहे, तो बहुत अच्छे से सुन रहा था और उसको भी कुछ समझ में आ रहा था। तो थैंक यू सो मच मैम। और आपने जो ये जो बच्चों के लिए जो भी एक कार्यक्रम रखा है, तो ये मतलब बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहेगा। और आज का जो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। पूजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स और थैंक्स हम तब स्वीकार करेंगे कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो आप 10 लोगों को और बताइए। अगर कहीं पे खामी रह गई, कहीं पे हमें सुधार की जरूरत है, तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन प्रोग्राम अच्छा लगा है तो बहुत सारे लोगों तक ये शेयर करिएगा। और जैसा बताया कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम होने बाकी हैं, आप सभी लोगों को उसमें आमंत्रित करिए। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। थैंक शर्मिला जी कुछ बोलना चाहती हैं? जी शर्मिला जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी चौरसिया एवं हमारी संस्थापिका अध्यक्षा सरिता जी चौरसिया को भी नमस्कार। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को भी नमस्कार। यह जो प्रोग्राम आज हमने देखा है, दीपांकर जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम उन्होंने जो सेशन लिया है, ये सेशन बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों ने भी ये सुने हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए और बताइए कि मोबाइल का क्या यूज होता है और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मोबाइल जो है, ये माँ बाप खरीदते हैं और बच्चों के हाथों में देते हैं, तो वो सबसे गलत चीज हो रही है। और जब भी बच्चा परेशान करता है, तब मम्मी पापा जो भी है, सबसे पहले मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैं नियरेस्ट में ऐसी चीजें देखी हूँ कि बच्चे खाना खाते खाते भी मोबाइल पे ही पोएम सुनते हैं, देखते हैं। ये भी चीज मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी है और लगती है। लेकिन इस सेशन से अगर हम लोग सभी लोगों को बताएंगे इस सेशन के बारे में, तो शायद ये चीज भी कम हो जाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी राष्ट्रीय संस्थापिका अध्यक्षा सरिता जी को। उन्होंने बहुत अच्छे स्पीकर को यहाँ पर लाए और सबका नॉलेज बढ़ाया है। तो धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सरिता जी आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी आपका भी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया फीडबैक शर्मिला जी, थैंक यू सो मच। अब हम कार्यक्रम के अंतिम इसमें चलेंगे। कल्पिता जी, हैंड ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद सरिता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन दीपांकर जी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि हर घर में हर पेरेंट्स और हर बच्चा जो है वो इस समस्या से जूझ रहा है, और हम अपनी वास्तविक पहचान को खो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा समाज को बदलने का, और खास तौर पे जो हमारी नींव है बच्चों को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको शक्ति और सामर्थ्य दोनों प्रदान करें। धन्यवाद दीपांकर जी। थैंक यू मैम। आगे। थैंक यू।